नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हॉर्मुज सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा। समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी है, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, हॉर्मुज सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा। समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी है, इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, हॉर्मुज सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, विदेश मंत्री जयशंकर। समुद्री रास्तों की आजादी जरूरी, पेनी वोंग ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री हैं। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक, बड़ी खबर इस वक्त की। दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हॉर्मुज सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, अलग अलग ग्राफ है, डिटेल से सारी जानकारी। क्या है क्वाड, किन मुद्दों पर सहमति हुई, तमाम बातें उसके बाद बयान आपको सुनाएंगे, फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। अगर क्वेड की बात करें तो 4 देश इसमें शामिल हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। पहली बार 2007 में इसकी पहल हुई थी और बाद में कुछ समय तक ये निष्क्रिय रहा, लेकिन 2017 में जब ट्रंप सत्ता में लौटे तो फिर से इसे सक्रिय किया गया। इंडो पैसिफिक में चीन को चेक करना इसका काम है। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, 5G, वैक्सीन और सप्लाई चेन, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं में एक दूसरे की मदद क्वाड संगठन करता है। जब भी आपदा कहीं आती है, क्वाड संगठन आगे आता है। भारत में क्वाड की मीटिंग, क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, हॉर्मुज को लेकर अहम चर्चा। समुद्री रास्तों में आजादी जरूरी है, ईरान के टोल लगाने का बैठक में विरोध भी किया गया। भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस चाहिए। इंडो पैसिफिक का मुद्दा उठाया गया, इंडो पैसिफिक में चीन का प्रभाव कम करना जरूरी है। क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क शुरू किया। क्वाड देशों के 5 बड़े फैसले आपको बता दें। क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क शुरू किया। खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, सप्लाई चेन जो है उस पर बातचीत हुई है। पिछला ग्राफिक्स एक बार फिर से प्ले कर दीजिएगा। खनन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, सप्लाई चेन मजबूत करने पर फैसला। भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर भी समझौता किया है। भारत अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर समझौता किया है। नेक्स्ट ग्राफिक्स जल्दी से। और रेयर अर्थ सप्लाई सुरक्षित करने पर समझौता हुआ है। इंडो पैसिफिक में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की पहल पर क्वाड के देशों ने जोर दिया है, जो दिल्ली में मीटिंग हुई है। समुद्री निगरानी के लिए सैटेलाइट डेटा साझा करेंगे, इस पे बातचीत हुई है। इंडो और साथ में पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर परियोजना पर भी काम शुरू किया जाएगा। तो कई फैसले हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, खबर को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक बयान आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them, while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world. The responsibilities of the Quad will grow commensurately, and we must prepare for that. So, as the host, let me thank my colleagues for their valuable contributions in what has been a very productive
and forward-looking meeting. On the issue of maritime security, there are two big announcements. The first is the launch of the Indo-Pacific Maritime Surveillance Corporation initiative, which is going to leverage each of our country's maritime surveillance capabilities in the Indo-Pacific to enhance information sharing. Related to that, of course, is also the expansion of the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness Initiative, which provides and can provide near real-time commercial maritime domain awareness data to countries throughout the Indo-Pacific. And last, I also want to thank India for committing to hosting the next iteration of the Quad at Sea mission, which brings together our respective coast guards together in one place on one ship. And the reason why maritime security is so important, beyond the fact that current events remind us of what can happen when maritime security is impeded, is the fact that 60% of global maritime trade passes through the Indo-Pacific, and it's a vital national interest, not just to the four countries represented तो here क्वेड today. की अहम मीटिंग भारत में हो चुकी है और लंबे वक्त से इस मीटिंग का इंतजार किया जा रहा था कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान कब क्वेड देशों की मीटिंग बुलाएंगे और इस मीटिंग में क्या फैसले होंगे। ट्रंप का बीजिंग जाना, बीजिंग से निराश लौटना और फिर मार्क रूबियो का भारत के दौरे पर आना, सवाल उठते हैं। शुरुआत दो खास मेहमानों के साथ चर्चा से करेंगे हम। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, जय हिंद, शुक्रिया। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूँगा। क्वाड देशों की मीटिंग, कई अहम फैसले लिए गए, क्या इम्पैक्ट आने वाले वक्त में हम ये जो क्वाड की समिट हुई है इसका देखें, और क्या क्वाड के प्रमुख नेताओं की यानी कि विदेश मंत्रियों के बाद क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की भी कोई मुलाकात की संभावना हम देख रहे हैं भारत में इस साल के अंत तक? सर। हाँ राजेश, क्वाड की स्थापना जब की गई थी, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यह उम्मीद की गई थी अमेरिका द्वारा, ये समझना पड़ेगा, यह उम्मीद की गई थी अमेरिका की द्वारा कि वह भारत को आस्ते आस्ते कन्विंस कर लेगा कि पूरे क्वाड का जो ध्येय होगा, लक्ष्य होगा, वो चीन की तरफ होगा। ओके। अमेरिका ने बहुत कोशिश की पिछले कुछ सालों से कि भारत क्वाड को एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह से डेवलप करने की तरफ अपनी स्वीकार्यता दे दे, जैसे यूरोप में नेटो है। लेकिन भारत सरकार ने बहुत कोशिश करके क्वाड में चीन के विरुद्ध कोई भी मिलिट्री स्वरूप देने से मना कर दिया। अब इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2 साल से नाराज हैं, पिछले साल से नाराज हैं, अभी भी नाराज चल रहे हैं क्वाड से। अगर आप देखें, खासतौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो क्वाड को उन्होंने ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी। क्वाड के द्वारा पिछले साल की जनवरी से लेकर अभी तक जो भी विचार विमर्श हुए, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चरल आदान प्रदान, वित्तीय सहायता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साइंटिफिक एक्सचेंज, वो प्राय बहुत कम रहे, ठंडे बस्ते में ही डाल दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो अभी मार्को रूबियो जब भारत में आए हैं तो शायद थोड़ी सी कोशिश अमेरिका फिर से कर रहा है कि क्वाड को जिंदा रखें। और देखिए, यह सोचना कि अमेरिका क्वाड इसलिए बना रहा है कि वो जापान की, ऑस्ट्रेलिया या भारत का सहायता करना चाहता है, ये शायद बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचना होगा। असल में अभी आप देख लें, क्वाड में मार्को रूबियो आए हैं, एम्फेसिस किस पे था? वो बार बार इंडो पैसिफिक। आप वहां पर क्वाड में कुछ भी ज्वाइन कर लीजिए, वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। हमें सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? अब वो पृष्ठभूमि में भारत की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड में, बिना चीन का नाम लिए हुए। जब वो कहते हैं कि भारत जो है ज्वाइंट सर्विलेंस पेट्रोलिंग करेगा और इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, और इंडो पैसिफिक यानी इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, साउथ चाइना सी, ये है इंडो पैसिफिक, आगे प्रशांत महासागर। तो असल में भारत को क्या लोड लगी है?
हमारे किस पानी के जहाज को कमर्शियल या नेवी साउथ चाइना सी जाना पड़ता है या प्रशांत महासागर जाना पड़ता है? तो ये बहुत चतुराई से वह हमारे दिमाग में डाल रहे हैं कि हम तो इंडो पैसिफिक पर इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, इंडो जी। पैसिफिक पर जैसे कोस्ट गार्ड है, हम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक। असल में उद्देश्य क्या है? बे ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ मलाक्का से शुरू करके जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया, साउथ चाइना सी तक ऐसी व्यवस्था करना जिसमें सारे शिप्स को ट्रैक किया जाएगा, चाइनीज शिप्स को भी ट्रैक किया जाएगा। ओके, जी ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने तो बिल्कुल अमेरिका को एक्सपोज करके रख दिया है। आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि अगर अमेरिका को जरूरी है कि वो चाइना को चेक करे और भारत की मदद ले, तो भारत के लिए भी तो उतना जरूरी है डॉक्टर साहब कि वो चाइना को चेक करे हिंद प्रशांत महासागर में। क्योंकि हम देख रहे हैं, चाहे बे ऑफ बंगाल हो, इंडो पैसिफिक हो, तो हम देख रहे हैं कि चाइना की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कैसे हम इस क्वाड समिट को देखें? और एक बड़ा सवाल भी है कि क्या ट्रंप, अगर राष्ट्राध्यक्षों की क्वाड समिट होती है, प्रधानमंत्री तीनों देशों के और अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, तो पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं इस साल कि ट्रंप भी आए भारत? देखिए, ट्रम्प का आना तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब ऐसे कठिन समय में वो चाइना जा सकते हैं जी, तो भारत को मनाने के लिए वो इंडिया भी आ सकते हैं। इस बात की संभावना को नहीं नकारा जा सकता। देवनाथ साहब ने जो कुछ भी कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बस इतना सा और उसमें ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका ने अगर सच में ईमानदारी से इंडो पैसिफिक उसकी सुरक्षा और फ्री नेविगेशन का विचार किया हुआ था और विश्व की जो मानवता है उसके उत्थान के लिए, विकास के लिए अगर किया होता तो समझ में आता है। ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली अगर ये उसकी मंशा थी तो फिर उसने बांग्लादेश से एमओयू क्यों साइन किया है? अपने उनके 4 बंदरगाहों पर अमेरिकन जो नेवी है कभी भी कहीं भी जा सकती है, कितने भी दिन रह सकती है। एक तरह से उन्होंने बेस क्यों बनाया है? और ये जो कुछ किया है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या है? इंडो पैसिफिक है। उसका उद्देश्य है भारत पर नजर रखना। उसका उद्देश्य है नॉर्थ ईस्ट में जो भारत की थोड़ा सा कुछ राज्य जो हैं जो अशांत हैं उनमें दखलंदाजी करना। क्योंकि वहाँ जो हथियार पकड़े जा रहे हैं, एक ग्रुप के पास तो चाइनीज हथियार मिलते हैं, दूसरी तरफ अमेरिकन हथियार मिलते हैं। अमेरिकन हथियार वहाँ कहाँ से आ गए? म्यांमार के होते हुए। तो निश्चित रूप से ये उनकी जियोपॉलिटिकल जो डिप्लोमेसी है उसका एक हिस्सा है। और वो ये चाहते हैं, जैसा देवनाथ साहब ने कहा, कि वो भारत को शामिल करके चीन के विरुद्ध नाटो जैसा संगठन, आर्मी का संगठन बनाना चाहते हैं, मिलिट्री का संगठन बनाना चाहते हैं, जो कि कभी संभव नहीं होगा, हमारी नीति के विरुद्ध है। निश्चित रूप से अमेरिका के हर कदम पर और खासकर ट्रंप की हर बात पर हमको जो है 100% डिस्काउंट देते हुए उस पर्दे के पीछे क्या छिपा है उसको समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है हमारी विदेश नीति उसको बहुत अच्छी तरह समझती है। राजेश जी, डॉक्टर साहब, एक सवाल और जिसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप दे दें थोड़ा सा, क्योंकि पुतिन भी इस साल भारत आ रहे हैं और चर्चाएं बहुत तेज हैं। रिक की रशिया, इंडिया, चाइना, एक ऐसा ग्रुप जिसे कहा जा रहा है कि वो आने वाले वक्त में अमेरिका को चैलेंज कर सकता है। और दूसरी तरफ एक क्वाड है और अमेरिका चाह रहा है कि भारत हमारे साथ हो। कैसे हम भारत को देखें? आप ब्रिक्स में भी हैं, आप क्वाड में भी हैं और आप रिक का भी एक अहम सदस्य हैं। डॉक्टर साहब देखिए, रशिया, इंडिया, चाइना का जो ग्रुप बन रहा है उसका थीम अलग है। निश्चित रूप से वो अमेरिकन जो एक डोमिनेंस है उसको बैलेंस करने के लिए बन रहा है। ये बात अपनी जगह सही है। कुछ मामलों में कई मर्तबा ये सोचना पड़ता है कि आजकल जो जियो पॉलिटिक्स इन लोगों के हाथ में चल रही है, जैसे आज ही जो खबर आई है वहाँ अरब देशों में फिर से उन्होंने गड़बड़ शुरू कर दी है। ये सब क्यों कर रहे हैं? जब समझौता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये इनमें बड़े बड़े देश मिले हुए हैं। आज इस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का सबसे फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। मार्को ने क्या कहा है? उन्होंने साफ कहा है कि आप हमसे जितना चाहे उतना तेल और नेचुरल गैस खरीद लीजिएगा। वो कहाँ का? वेनेजुएला का खरीद लीजिए। भाई ये कौन होते हैं? रशिया का मत खरीदिए। रशिया कह रहा है नहीं हमारा खरीदिए। तो ये जो है उनकी जो नीति है ये सिर्फ और सिर्फ
पैसा कमाने की है, और बाकी के जितने गरीब देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, वो इससे सफर कर रहे हैं, मानवता सफर कर रही है। इनको किसी को मानवता और विकास की इतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमको अपने देश के इंटरेस्ट खुद देखकर निर्णय लेना पड़ेगा, और हम ले रहे हैं। इनके बहकावे में हम नहीं आ सकते, इनके छलावे में नहीं आ सकते। ये तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे जाल फेंक कर मछलियां पकड़ते हैं, ऐसे देशों को अपनी तरफ इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं होगा। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति है, हमारे राष्ट्र के इंटरेस्ट सर्वप्रथम है, पहले हमारे हित में जो होगा वही हम काम करेंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आप दोनों के पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। अमेरिका ने ईरानी बोट्स पर फिर किया हमला। बड़ी खबर इस वक्त की, हॉर्मुज में माइंस लगा रही थी ईरानी बोट्स। मिसाइल साइट को भी यूएस ने बनाया निशाना। ईरान को यूरेनियम सौंपना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर साफ कर दिया है। अमेरिका ने ईरानी बोट्स पर फिर किया हमला। हॉर्मुज में माइंस लगा रही थी ईरान की बोट्स। मिसाइल साइट को भी यूएस ने निशाना बनाया है। ईरान को यूरेनियम सौंपना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका का ईरानी बोट्स पर हमला। हॉर्मुज में बिछा रही थी माइंस। यूएस ने कर दिया मिसाइल हमला। बंदर अब्बास पोर्ट के पास भी जोरदार हमला हुआ है। और खबरें हैं कि यहां पर 4 ईरानी सोल्जर्स की मौत भी हुई है। सरफेस टू एयर मिसाइल साइट थी यहां पर बंदर अब्बास में, जिसको अमेरिका ने निशाना बनाया। 4 ईरानी सैनिकों की मौत हुई है। फिर हमले किए तो कड़ा जवाब देंगे, ये ईरान की तरफ से चेतावनी अमेरिका को दी गई है। भाई एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म करना होगा, अमेरिका ने साफ कर दिया है। अमेरिका को ईरान सौंपे यूरेनियम, ये भी अमेरिका कह रहा है हमें सौंप दीजिए या फिर हमारे साथ मिलकर अपने यूरेनियम को तबाह कर दीजिए। तो ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पे बातचीत हम करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। एक तरफ सर सीज फायर और दूसरी तरफ अमेरिका का मिसाइल हमला और उसमें 4 सैनिकों की मौत और कई बोट्स का डूब जाना। कैसे हम इस सीज फायर को देखें और किस तरफ अमेरिका और ईरान का जो टकराव है वो बढ़ रहा है, क्या शांति या फिर एक युद्ध? सर, अमेरिका और ईरान के बीच में जो सीज फायर है वो मोटा मोटी चल रहा है, कमोबेश लागू है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा कह रहे हैं कि 60 दिन तक शायद और बढ़ा दें, शायद उसके बाद तक भी बढ़ा दें मियाद उसकी। अब हो क्या रहा है कि अमेरिका ने छोटी छोटी बहाने बनाए हुए हैं। अमेरिका क्या कहता है कि वह ईरान के मेन लैंड पर हमला नहीं करेगा, IRGC की जो असली मुख्य छावनियां हैं तेहरान के आसपास, उस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पर अगर IRGC की जो नेवी है उसने कोई दखल दी तो फिर लोकल एकदम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के 10 किलोमीटर उधर, 20 किलोमीटर उधर जो IRGC की जो क्षमताएं हैं, उनकी जो छोटे छोटे स्पीड बोट्स हैं जिसपे उन्होंने मशीन गन और छोटे वाले मिसाइल फिट किए हैं, उन पर हमला करेगा। तो अमेरिका कहता है कि हमने ईरान पर हमला नहीं किया, हमने समुद्र के बीच में IRGC की 2 छोटी छोटी नौकाओं पे फायर किया, 4 उनके सेलर्स मारे गए। इसी तरह से अमेरिका क्या कर रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जस्ट उत्तर में जहां बंदर अब्बास है, चाबहार पोर्ट है, आगे जोग्रब माउंटेन है, तो वहां पर ईरान ने पहाड़ों में सुरंगे गुफाओं के अंदर अपने लॉन्चर्स रखे हैं। ये लॉन्चर जो हैं वो जमीन से एंटी शिप मिसाइल फायर करते हैं अक्सर। तो क्या होता है, इन छोटी छोटी एंटी शिप मिसाइल्स हैं, रेंज 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई मात्र 34 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी बहुत कारगर है। अगर कोई भी अमेरिकन इजरायली शिप वहां से गुजरता है तो वह वहां से दाग देते हैं IRGC की नेवी एक एंटी शिप मिसाइल को। तो अमेरिका इन लॉन्चर्स के ऊपर हमला करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका कहता है कि हमने सीज फायर नहीं तोड़ा, मेन ईरान पर हमला नहीं कर रहे हैं। जी एक सवाल और, क्योंकि यूरेनियम को लेकर अभी भी
टेंशन बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक बात पे कायम है, नेतन्याहू एक बात पे कायम है कि बाकी सब ठीक, लेकिन यूरेनियम किसी भी हालत में ईरान के पास नहीं हो सकता है। क्या वाकई में आपको लगता है IRGC या मुस्तफा खामनेई इसके लिए तैयार होंगे सर? देवनाथ सर। हाँ, वहां पर तो बड़े बड़े ईरान के जो पदाधिकारी हैं, मुस्तफा खamenei तो उनके सुप्रीम लीडर हैं, जी और उन्होंने बयान दिया है कि वह इस यूरेनियम को किसी भी देश को नहीं सौंपेंगे। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है राजेश कि वो अमेरिका को तो किसी भी हालत में नहीं सौंपेंगे। वाया मीडिया निकलेगा आस्ते आस्ते। रूस ने वॉलंटियर किया कि वह ले सकता है, और रूस ने तो थोड़ा पॉजिटिव भी इंडिकेशन दिया है कि वह इसको डीप्यूरिफाई करेगा 20%, 10% एंड फाइनली 3.67% डीप्यूरिफाई करके थोड़ा थोड़ा करके वो ईरान को वापस करता रहेगा, क्योंकि ईरान के पास भी तो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां वो बिजली बनाता है। जी। तो वाया मीडिया निकलेगा, लेकिन वो लंबी टॉक चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप को यह जिद छोड़नी पड़ेगी कि ईरान 400 किलो यूरेनियम सीधा अमेरिका को दे दे। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले बयान दे दिया कि जैसे ही अमेरिका को 400 किलो यूरेनियम मिलेगा वह उसको नष्ट कर देगा, जी। वी विल डिस्ट्रॉय इट। तो उसका मतलब है ईरान को वो कभी नहीं वापस करेंगे। ईरान की जो थर्मल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जहां बिजली पैदा होती है उनका वहां भी इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका थोड़ा थोड़ा करके वापस नहीं करेगा। तो ईरान कभी भी ये 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को तो नहीं देगा। ठीक है सर, अब मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर साहब। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जिस प्रकार से ईरानी बोर्ड्स को निशाना बनाया गया, एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं सीज फायर है, दूसरी तरफ बातचीत चल रही है, लेकिन तीसरी तरफ ईरान जहां पे माइंस बिछाने में लगा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कंट्रोल को और मजबूत करने में लगा है। वे दूसरी तरफ अमेरिका हो या UN हो या दूसरे नेटो के देश हों, एशिया के देश हों या क्वेड समिट हो, सब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि नेविगेशन फ्री होना चाहिए, समुद्र में फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। एक तरफ ईरान की जिद और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि UN में भी बहरीन के प्रस्ताव में कम से कम 140 देशों का समर्थन मिला हुआ है। निश्चित रूप से आज की सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई है। ईरान अपनी जिद पर क्यों अड़ा है उसके अपने कारण हैं, और अमेरिका में जो ट्रंप साहब इस समय बात कर रहे हैं यूरेनियम लेने की, तो जिस समय अब्दुल कादिर खान को वो पकड़कर अपने अमेरिका में ले गए थे, उनसे पूछताछ की थी, उस समय से उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिएगा, अगर ईरान के पास आज संवर्धित यूरेनियम है तो किसके कारण है? उसका ओरिजिन कौन है? अब्दुल कादिर खान, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब के जो है प्रणेता माने जाते हैं। उनका उन्होंने अपने बेटों के नाम पर दुबई में कंपनी बना रखी थी, आज भी बनी हुई है। वहां से सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है सप्लाई करते थे। वो कहाँ से सप्लाई करते थे, कहाँ से आती थी वो सेंट्रीफ्यूज मशीन? वो सेंट्रीफ्यूज मशीन 70% जो अमेरिका से आती है, पब्लिक डोमेन में इसमें पूरा जिक्र है। तो एक तरफ तो आप सेंट्रीफ्यूज मशीन बेच रहे थे, वो मशीनें कहाँ जा रही थी? ईरान में जा रही थी। और उस आदमी को भी आप पकड़ कर लगे थे, उससे पूछताछ की थी अब्दुल कादिर खान से, फिर उसको छोड़ दिया था। तो ये है क्या? एक तरफ तो आप जो है इस तरह की चीजें फैलाते हैं, फिर कहते हैं हमको पूरी वापस कर दो क्योंकि अब आप एटम बम बनाने वाले हैं। आपको उस दिन पता नहीं था कि सेंट्रीफ्यूज मशीन ले जाएंगे तो ये एनरिच यूरेनियम का उपयोग जो है सिर्फ पावर प्लांट के लिए नहीं करेंगे, मेडिसिनल के लिए नहीं करेंगे। इतनी सारी आपने सप्लाई क्यों की? आप ही के यहाँ की वो मशीनें थी सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिनसे कि उसने 60% बना लिया। अब 60% बनाया तो क्यों बनाया? उसके अपने कारण है, साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है। निश्चित रूप से 60 कर लिया तो 90 भी कर लेगा, एटम बम भी बना लेगा। कम से कम डर्टी बम तो बना ही सकता है इस समय। और डर्टी बम का उपयोग अगर उसको करना होता तो अभी कर सकता था। लेकिन जिसके पास भी न्यूक्लियर पावर है वो आत्मरक्षा के नाम पर है, एक पोटेंशियल पावर है वो, इट इज नॉट टू बी यूज्ड। उसका कभी उपयोग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की स्थिति ऐसी खतरनाक हो गई है कि लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। आज अमेरिका ने जितनी बमबारी वहां पर की है, 19,000 ठिकानों पर किया है, पूरी तरह से सर्वनाश कर दिया है। लेकिन अब उसका जो $217 बिलियन वो मांग रहा है, या तो हमको वो दे दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, और जो आपने ये किया हुआ जितना भी उनकी संपत्ति विदेशों में है उसको छोड़ दीजिए, ब्लॉकेड हटा दीजिए। ये उसकी इतनी जेन्युइन डिमांड है,
उसको आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नकार नहीं सकते। ठीक लेकिन है। कानून अपनी जगह है, डंडा अपनी तरफ है, और आज की तारीख में सिर्फ धौंस पट्टी। अब ये कहना कि हमने वो माइन बिछा रहे थे, क्या प्रूफ है वो माइन बिछा रहे थे? वो नाविक भी हो सकते हैं, मछली पकड़ने वाले भी हो सकते जी। हैं। आपने तो उनको उड़ा दिया, मार दिया। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं कुछ काम, वो पूरी तरह से एक प्रेशर टैक्टिक्स है, जिससे कि उनको परेशान करके उनकी शर्तों को मनवा लें, और वो शर्तें मानने वाला नहीं है। इसी तरह की छोटी-छोटी लड़ाई होती रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब बीच में और एक ये छोटा सा लोग सवाल चाहते है। हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज जिस प्रकार से ईरान की तरफ से ब्लॉक किया गया है, उसके बाद अमेरिका ने ईरान को ब्लॉक कर दिया, असर तो पूरी दुनिया पे हो रहा है। हमें तो ये मानना पड़ेगा ना सर, एशिया पे भी हम खुद अपने देश के अंदर देख रहे हैं, हम पूरे एशिया के देशों के अंदर देख रहे हैं कि गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, जनता परेशान है। तो एक पहल तो एटलीस्ट अमेरिका कर रहा है, नेटो भी कह रहा है कि हम इस पे अगर जुलाई तक अगर नहीं खुलता है तो हम आएंगे। लेकिन एशिया के देश कहाँ पे हैं सर? सब चुप हैं। जो सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं, जो सबसे ज्यादा जिनका गैस आता है, तेल आता है, डॉक्टर साहब एशिया के देशों को और दूसरे देशों को जानबूझकर बेवकूफ बनाया। ओके, मार्को रूबियो ने क्या कहा है? उन्होंने क्लियर कट कहा है कि आपको जितना तेल चाहिए, जितनी आपको गैस चाहिए, हम आपको सप्लाई कर देंगे। लेकिन कौन की दरों पर? महंगी दरों पर। वही महंगी दरों पर आज हमको रूस को खरीदना पड़ रहा है। तो ये थ्योरी भी तो अपनी जगह वजन रखती है कि शेयर मार्केट में कीमतें बढ़ाने घटाने के बाद मुनाफा कमाने के लिए भी इसका एक कारण है। और दूसरा कारण ये भी है कि ये लोग चाहते हैं कि यहाँ बंद रहे, ये लड़ाई आगे बढ़ती रहे, हार्मुज का जलदमरू मत बंद रहे, जिससे कि मजबूर होकर दूसरे देशों को महंगी दरों पर रूस से या अमेरिका से। तो मुझे तो लगता है ये कुछ मिलीजुली भगत है, अंडरहैंड डीलिंग इन लोगों का है, नहीं तो समझौता 2 दिन के अंदर हो सकता है। पॉइंट इज क्लियर। मैं लौटता हूं सर, एक और बड़ी खबर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगा। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका के जाल में फंस गया है पाकिस्तान बुरी तरह से। अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने का प्रेशर अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है। हालांकि इजराइल को मान्यता नहीं देता है पाकिस्तान। मुस्लिम देश अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हों, अमेरिका के जाल में फंस गया पाकिस्तान। बड़ी खबर, अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने का प्रेशर, इजराइल को मान्यता नहीं देता है पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम देश अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल हो। ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से सारी जानकारी आपके सामने, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। ट्रंप ने पाकिस्तान को फंसा दिया। अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 में हुआ था, तब यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हो गए थे। अब्राहम एकॉर्ड्स में शामिल होने का अब खाड़ी के देशों पर दबाव बनाया जा रहा है। इसमें ईरान जंग के बाद मुस्लिम देश शामिल हों। ट्रंप ने कहा है बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन देशों के नेताओं से बातचीत ट्रंप ने की। पाकिस्तान के सामने खड़ा हुआ धर्म संकट, इजराइल को मान्यता नहीं देता है पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाक पासपोर्ट पर इजराइल का नाम नहीं होता है, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा। पाक ने इनकार किया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और पाक ने स्वीकार किया तो जनता नाराज हो जाएगी अब्राहम एकॉर्ड्स को। अब एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, क्या इसीलिए पिछले 1-1.5 साल से लगातार मुल्ला मुनीर की, शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान की तारीफ की जा रही थी ट्रंप की तरफ से? माय फेवरेट जर्नल, माय फेवरेट कंट्री, माय फेवरेट पीएम। तो क्या एक खेल ट्रंप खेल रहे थे कि ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल करना है और उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए भी इनको मजबूर करना है? देवनाथ सर। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी नहीं, देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। देवनाथ सर की आवाज नहीं आ रही है, पीसीआर थोड़ा सा चेक करिएगा। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। क्या इसीलिए पुचकारा जा रहा था बच्चे को टॉफी दे देकर? डॉक्टर साहब बिल्कुल, अब ईद का टाइम है, इस समय बलि देने का उनका एक
मौका है और उसको अच्छी तरह से बलि दी जाएगी, हलाल किया जाएगा काट काट कर निश्चित रूप से, क्योंकि अगर पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे देता है, अब्राहम अकॉर्ड को मान लेता है, तो मान्यता देना पड़ेगी। मान्यता दिया तो वो उनके पूरे के पूरे मुस्लिम उम्मा का जो मूल मंत्र था उसके विरुद्ध जाएगा। निश्चित रूप से वो कभी वहां की जनता उनको स्वीकार नहीं कर पाएगी। लेकिन मरता क्या नहीं करता, उनको अब मजबूरी में इस जाल में फंस गए हैं, अब तड़फड़ाएंगे, वो निकलना तो बहुत मुश्किल है। हालांकि एक बात अपनी जगह सही है कि अगर पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं होता है अब्राहम अकॉर्ड में, तो आप ये निश्चित मानिएगा कि ईरान एक ना एक दिन, जिस तरह से उसने ईरान के ऊपर इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब का बहाना लेकर वहां पर इस तरह का आक्रमण किया है, अगला निशाना उसका पाकिस्तान होगा। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उसके जो एटम बम है वो इस्लामिक बम है, और इस्लामिक बम अगर हैं तो उनका उपयोग उनके हिसाब से, शरीयत के कानून के हिसाब से इस दुनिया में यहूदियों का रहना, उनको खत्म करना जो है उनका हक बनता है, और उनको नष्ट करने के लिए यहूदियों को एटम बम का उपयोग करना उनका एक प्राथमिकता है। तो इसलिए अगर वो इस अकॉर्ड में शामिल नहीं होते तो निश्चित मानिए ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान के एटम बम होंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल, और एक बड़ा अहम सवाल, क्योंकि यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, मोरक्को की बात करें, अगर ये देश इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता दे सकते हैं, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं, तो फिर सऊदी अरब की, कुवैत की या पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है? फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अपना को खलीफा समझता है, कहेगा पूरे मुस्लिम समाज का और इस्लामिक वर्ल्ड का। एक तरह से वो अपने आप को ये मानता है कि वही रक्षक है, बाकी खुदा के बाद और कोई दूसरा नहीं है। अब रहा सवाल ये कि आज की तारीख में देखिए यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात से उनके जो है डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? $5 बिलियन जो उन्होंने अपने बैंक में जमा कर रखे थे इनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए, वो वापस मांग रहा है। अब ये देने की स्थिति में नहीं है, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हिसाब से अगर उन्होंने अपना $18 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व की गारंटी सुरक्षित नहीं करी तो ये कल से भूखे मर जाएंगे। तेल नहीं आएगा, विदेश से कोई चीज नहीं आएगी। तो डॉलर के दाव मैच में ये बुरे फंसे हुए हैं, और निश्चित रूप से ये दिवालियापन निकलने का एक नया रास्ता खुल गया है। तो निश्चित मानिएगा, या तो इनको अब्राहम रिकॉर्ड मानना पड़ेगा तो निश्चित रूप से पूरे मुस्लिम उम्मा इनके विरुद्ध हो जाएगा, इनकी यहाँ की जनता विरुद्ध हो जाएगी। इनको जो है एक तरह से गृहयुद्ध फेस करना पड़ेगा, और ना केवल गृहयुद्ध फेस करना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम पर होगा। ओके, ठीक है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगा, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, किस प्रकार से आप देख रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड्स और ट्रंप की बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तमाम खाड़ी के देशों को बुलाना और ये कहना कि आप अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होइए ईरान युद्ध खत्म होते ही, क्या पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं पाकिस्तान इतना बड़ा जोखिम ले सकता है? और कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान इजराइल का निशाना होगा, क्या उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? और अगर ऐसा है तो भारत का क्या रोल वहां पे होने वाला है? हाँ राजीव, मुझे जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ राजेश, देखो अब्राहम की जो मूल भावना ऐसी है कि अमेरिका के वरद हस्त में, यानी अमेरिका की छत्र छाया में एक मुस्लिम देश इजराइल के साथ दोस्ताना व्यवहार की प्रॉप करता है कि वह मुस्लिम देश ये है सबसे बड़ी शुरुआती पॉइंट। तो दुनिया भर में देखिए करीबन 56 मुस्लिम देश हैं जी। इन 56 मुस्लिम देशों में से मुश्किल से 4 या 5 हैं जिन्होंने अभी तक अब्राहम अकॉर्ड साइन किए हैं। ज्यादातर मुस्लिम देश वो इजराइल जी। तो अमेरिका क्या करता है कि इन सब मुस्लिम देशों को दबाव डालता है, साम दाम दंड भेद, जिसमें कि लालच बहुत बड़ा हिस्सा है। अमेरिका कहता है कि अब्राहम अकॉर्ड साइन करोगे तो तुम्हें दे देंगे, हथियार दे देंगे। जैसे
सऊदी अरब 7 अक्टूबर 2023 में जब हमास ने हमला शुरू किया था इजराइल के ऊपर, तो उसके अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 में सऊदी अरेबिया भी अमेरिका के लालच में आकर अब्राहम अकॉर्ड साइन करने जा रहा था। वो तो युद्ध चालू हो गया तो अब्राहम अकॉर्ड पृष्ठभूमि में चला गया। पाकिस्तान की बात करता हूं, देखो इन सब मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान में भी कोई आम आवाम जो गरीब हैं वो पसंद नहीं करते। ठीक। इजराइल में हमास की बात कर लेते हैं, गजा के लोग ज्यादातर सुन्नी हैं, तो पाकिस्तान की सुन्नी अवाम इजराइल को पसंद नहीं करती है। ओके। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की लड़ाई है। हिजबुल्लाह जो है एक शिया ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में शिया लोग हैं, 15% बलूचिस्तान में तो शिया हैं, तो वो भी पसंद नहीं करते हैं इजराइल को। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान की कोई भी सरकार, चाहे ये सरकार हो या पीटीआई की सरकार हो, पीएमएल की सरकार हो, पीपीपी की सरकार हो, जिसने भी ईरान इजराइल को मान्यता दी, जनता उन मंत्रियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पत्थर मारेगी। तो इस डर से वो अब्राहम अकॉर्ड नहीं साइन कर रहे पाकिस्तान में, इजराइल को मान्यता नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान में। जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं और अंकल सैम डॉलर देना बंद कर देते हैं, आईएमएफ पे नकेल कस देते हैं, फिर क्या होगा? इसका जवाब भी हमें शायद तलाशना होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।